हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। होपफुली आप लोगों ने प्रीवियस स्लाइड्स में दी गई इंफॉर्मेशन को अच्छे से देख लिया होगा और आज जो टेस्ट में टॉपिक पूछे जाने वाले हैं उसकी तैयारी आप करके आ चुके होंगे। तो चलिए फटाक से आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए टेस्ट को शुरू करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। लैंड रिफॉर्म्स के बारे में मैंने आप लोग को पढ़ने के लिए कहा था और अभी लैंड पूलिंग काफी ज्यादा न्यूज में था ये वाली चीज, और अभी नहीं, मेरे ख्याल से 2-3 सालों से ये लैंड पूलिंग कई बार न्यूज में हम लोग को देखने को मिल चुकी है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए था। राइट, तो क्या है ये फटाक से बताइए, चारों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा? तो देखो, पहले स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है कि ये स्मार्ट सिटी प्लान के डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। बिल्कुल सही, स्मार्ट सिटी प्लान के डेवलपमेंट में ये हेल्प करेगा, तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरे की बात करें तो ये एक लैंड एक्विजिशन की स्ट्रैटेजी हम लोग को देखने को मिलती है, भूमि अधिग्रहण की रणनीति हम लोग को ये देखने को मिलती है। किस पर्पस के लिए? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर्पस के लिए, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तीसरे की बात करें गाइस तो इसके अंदर क्या होता है कि जिसकी जमीन होती है वो जमीन जो है वो एक एजेंसी को दी जाती है, एजेंसी के नाम पर ट्रांसफर की जाती है, जो कि इस जमीन के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट का काम करती है। फिर जैसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यानी कि घर वर बनाने का कंस्ट्रक्शन जो है जैसे ही खत्म हो जाता है, तो उसके बाद क्या होता है कि ये जो जमीन है उसका कुछ हिस्सा वापस इस जमीन के एक्चुअल ओनर के नाम पर ट्रांसफर कर दिया जाता है। कुछ नहीं, यानी कि 60% हिस्सा जो है वो वापस ट्रांसफर हो जाता है और रिमेनिंग जो है वो एज अ कंपनसेशन के तौर पर कंपनी जो है वो अपने पास रख लेती है। राइट, क्योंकि वो वहां पर कंस्ट्रक्शन वगैरह बनाती है, बिल्डिंग्स वगैरह बनाती है। तो ये वाली चीज आप लोग को इसके बारे में थोड़ी सी पता होनी चाहिए। ठीक है, इस प्रकार की ही चीज यहां पर हम लोग को देखने को मिलती है। पहले जो ओनरशिप जो होती है उस लैंड की, उस जमीन की, वो ग्रुप ऑफ लोगों की भी लैंड हो सकती है, यानी कि लोग जो है वो एक संगठन बनाकर अपनी जमीन को बेच सकते हैं या फिर अपनी जमीन को इस पर्पस के इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए दे सकते हैं। फिर वो जो एजेंसी होती है वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करती है, डेवलप होने के बाद कुछ हिस्सा एजेंसी रख लेती है और रिमेनिंग हिस्सा जो है वो ओनर्स को लौटा दिया जाता है डेवलप करने के बाद। ठीक है, तो ये वाली चीज हम लोग को इस प्रकार की देखने को मिलती है। तो ये इस तरीके की चीजें कई ज्यादा जो है वो आज की डेट में चल रही है सिटीज के डेवलपमेंट के लिए। राइट, और साथ ये तीसरे स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। और चौथे की बात करें हम लोग तो ये हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2024, ये गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है कि सभी को 2024 तक जो है वो घर मिलने चाहिए, सभी के लिए घर अवेलेबल होने चाहिए 2024 तक। तो क्या ये सही होगा? नहीं होगा। 2022 का सरकार का टारगेट है हाउसिंग फॉर ऑल का, कि सभी को रहने के लिए घर जो है वो 2022 तक सरकार अवेलेबल कराएगी, इसका ये सरकार ने टारगेट रखा था। तो ये वाला स्टेटमेंट चौथा गलत है। अब चौथा गलत है तो हमारा जो करेक्ट आंसर है दैट इज 1, 2 एंड 3। 1, 2 एंड 3 विल बी द करेक्ट आंसर। राइट, तो ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। और लैंड पूलिंग जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा इसको एक बार जाकर पढ़ लीजिएगा। अब इस क्वेश्चन बताइए तीनों में से कौन से स्टेटमेंट गलत है, इनकरेक्ट है? पहले तो बहुत ही इजी सी चीज मैंने आप लोग से पूछी है, इसके बारे में अगर आपने वाकई में पढ़ा होगा तो आप ये जो है वो आंसर इसका सही कर देंगे, और जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा तो उसको तो ये वाला आंसर नहीं मिलने वाला। राइट, तो आप पढ़ के आया करो, इसलिए कहता हूं मैं। तो ये काफी इजी चीज है। आईकॉर का फुल फॉर्म है इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो, ना कि रिकॉर्ड। तो ये पहला स्टेटमेंट अपने आप में गलत है। तो ऐसे फुल फॉर्म वगैरह भी कभी कभी डायरेक्टली आ जाते हैं सिविल सर्विसेज में भी। इसके अलावा आईकॉर जब बढ़ता है तब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है? क्या कैपिटल का बेहतरीन तरीके से उपयोग किया जा रहा है? नहीं, आईकॉर के बढ़ने का मतलब जो होता है वो नेगेटिव होता है। जैसे ही आईकॉर रेज करता है तो इसका मतलब होता है कि कैपिटल का सही ढंग से उपयोग नहीं किया जा रहा है। यानी कि कोई कंपनी है, मान के चलो एग्जांपल के तौर पे एक कोई कंपनी है, ठीक है, ये जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रही है, जैसे कि मान के चलो 50 रुपए, भाई ये 50 रुपए कैपिटल अपना डाल रही है, बट इसको लॉस हो रहा है क्योंकि उस 50 रुपए का ये बेनिफिट जो है वो नहीं निकाल पा रही, मतलब यानी कि मैक्सिमम लेवल पर, अल्टीमेट लेवल पर बेस्ट तरीके से इस 50 रुपए का बेनिफिट नहीं निकल पा रहा। वहीं दूसरी कंपनी जो है, जैसे कि मान के चलो ये एक कंपनी है 50 रुपए में 3 बॉटल्स बनाती है, ठीक है, वाटर बॉटल्स, ठीक है, और ये वाली कंपनी जो है वो 50 रुपए में 4 वाटर बॉटल बनाती है। तो आईकॉर किसका बेहतर होगा? इस कंपनी का बेहतर होगा। ठीक है, आईकॉर बढ़ेगा नहीं, बेहतर की बात करी मैंने। और इस कंपनी का आईकॉर जो है वो नीचे रहेगा, घटेगा। इस कंपनी का आईकॉर जो है वो ऊपर जाएगा, रेस करेगा। बट आईकॉर जो है वो इस कंपनी का बेहतर होगा। आईकॉर के बेहतर होने का जो इंडिकेटर जो होता है वो ये होता है कि आईकॉर जो है वो गिरता है, घटता है, यानी कि बेहतर तरीके से सामने वाले ने कैपिटल का बेस्ट ऑप्टिमल तरीके से उपयोग किया, अपने कैपिटल का, अपने रिसोर्सेस का। राइट, तो ये इसका आईकॉर का पूरा एक मेजर कंसेप्ट होता है। वो बेसिकली कैपिटल से रिलेटेड हम लोग को देखने को मिलता है कि कैपिटल, और ये काफी बेसिक चीजें हैं जो कि इकोनॉमिक्स में आप लोग को पता होनी चाहिए। तो ये 2 और 3 ये दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो इंटर रिलेटेड है, और पहला स्टेटमेंट तो गलत ही था। तो हमारा जो करेक्ट आंसर क्या होगा? 1, 2 एंड 3। क्यों 1, 2 एंड 3 करेक्ट आंसर होगा? क्योंकि इनकरेक्ट पूछा गया है। ठीक है, तो यहां पर भी आप लोग को थोड़ा सा देखना है।
अब फटाक से बताइए तीसरे क्वेश्चन का क्या करेक्ट आंसर होगा, तीनों में से करेक्ट आंसर बताइए कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। मैंने आपको पढ़ने के लिए कहा था वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, पढ़ा होगा तो ये वाला आंसर मिल गया होगा, इवन ये वाला तो डेफिनेटली मिल ही गया होगा। तो आप लोगों को पता होगा इसकी 2020 में हमारी रैंकिंग इंप्रूव नहीं हुई है, हमारी रैंकिंग 4 से गिरी है, हमारी रैंक 140 से 144 हो गई है। पिछले साल हमारी रैंक जो थी वो 140 थी, इस साल हमारी रैंक 144 हुई है। तो ये इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है बल्कि इसमें गिरावट रिकॉर्ड की गई है। तो दूसरा स्टेटमेंट जो होगा वो गलत हो जाएगा। दूसरा गलत है तो देखो ये दोनों तो हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं, बचा कौन सा 1 3 या फिर 3। 2020 की रिपोर्ट में क्या पहली बार हम लोग को देखने को मिला था कि पूरे दुनिया भर में वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के अंदर सिटीज को रैंक किया गया था? तो ऐसा हुआ था क्या? हाँ हुआ था। इस बार पहली बार सिटीज को रैंकिंग जो है वो दी गई है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के अंदर। ठीक है, तो ये तीसरा जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। पहले की बात करें तो मार्च 20 जो है गाइस ये वर्ल्ड हैप्पीनेस डे हम लोग को देखने को मिलता है, और 2012 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसको डेजिग्नेट किया था वर्ल्ड हैप्पीनेस डे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी 1 और 3। 1 3 जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा, राइट। अब आगे की बात करें हम लोग, आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? हाँ ये 1 3 हो गया। अब फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, वर्ल्ड ग्लोबल हंगर इंडेक्स की यहां पर बात हो रही है। ये भी मैंने आप लोग को टॉपिक दिया था पढ़ने के लिए। तो देखो हर साल ये पब्लिश होता है क्या ग्लोबल हंगर इंडेक्स? हाँ, ग्लोबल हंगर इंडेक्स हम लोग को हर साल देखने को मिलता है। किसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है? तो ये कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर हेल्थ के द्वारा जो है वो प्रिपेयर किया जाता है। तो ये पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। दूसरे स्टेटमेंट की बात करें तो इसमें अंदर क्या ये चारों इंडिकेटर होते हैं? तो हाँ ये चारों इंडिकेटर होते हैं, बट यहां पर एक में गलती है, नरिशमेंट की जगह अंडर नरिश होता तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता, बट यहां पर नरिशमेंट लिखा है, अंडर नरिशमेंट यहां पर होता है ना कि नरिशमेंट। पोषण नहीं कुपोषण यहां पर होता है, ठीक है, वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में, क्योंकि पोषण का तो कोई मतलब ही नहीं है, राइट। तो कुपोषण ही जो है वो नापा जाता है इंडिकेटर के तौर पर, कुछ कुपोषण ही देखने को मिलता है। इसके अलावा चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वास्टिंग और चाइल्ड मोर्टालिटी, ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये चार इसके इंडिकेटर है, पहले भी सिविल सर्विसेज में आ चुके हैं ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स के इंडिकेटर। तो मैंने जो आप लोग को ये इंडेक्स दिए हैं ना, ये काफी सोच समझ के दिए हैं, जिससे कि आप जो है वो प्रिपरेशन जो है ना कि जो चीज सिविल सर्विसेज में आती है इस प्रकार के इंडेक्स वाली चीजें प्रीलिम्स में भी और आप मेंस में भी उपयोग कर पाओ, तो उस पर्सपेक्टिव से मैंने आप लोग को ये वाले टॉपिक्स दिए इकोनॉमिक्स के अंदर, राइट, क्योंकि अक्सर आते हैं। अब देखिए बात हो रही है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड के बारे में, यूनिसेफ के बारे में। और आप बोलोगे सर यूनिसेफ तो आपने टॉपिक दिया नहीं था, तो वर्ल्ड ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स मैंने आप लोग को टॉपिक दिया था, और यूनिसेफ ने उसी इंडेक्स के अंदर एक बात भी कही थी, एक चीज पर जो है वो फोकस किया था। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि यूनिसेफ ने किस चीज को प्रेडिक्ट किया है कि सबसे ज्यादा जो छोटे बच्चों की मृत्यु होती है जिनकी उम्र 5 साल से कम की होती है, तो उसका क्या फैक्टर होता है। सब इन चारों ऑप्शन में से आपको बता रहे हैं कि सबसे ज्यादा मृत्यु किन कारण से होती है छोटे बच्चों की जिनकी उम्र 5 साल से कम की होती है। फटाक से बताओ, जो कि यूनिसेफ ने जो है वो ये चीज बताई है। अब देखो इसका आंसर अगर आपको अभी नहीं पता रहेगा तो अभी आपको थोड़ी देर में पता लग जाएगा। जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, और जिनको नहीं पता और जिनको पता भी है तो इसको अलग से लिख कर रखो कहीं पर, जिससे कि आप ये वाली चीज को मेंस में भी उपयोग कर पाओ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज वास्टिंग। वास्टिंग क्या होता है? जिस बच्चे का वेट उसकी हाइट से जो है वो कंपैरिजन अगर हम लोग करें तो काफी कम होता है, तो दैट इज कॉल्ड वास्टिंग। वेट और हाइट वास्टिंग में हम लोग को देखने को मिलती है, जिस बच्चे का वेट उसकी हाइट से कम होता है उसको वास्टिंग कहते हैं। और स्टंटिंग की बात करें, जिस बच्चे की हाइट जो है उसकी एज से जो है वो कम होती है तो उसको स्टंटिंग कहा जाता है। तो ये वाली चीज पता होनी चाहिए। कुपोषण के बारे में आप जानते हैं कि जो बच्चा जो है माल नरिश्ड होता है, जिसमें न्यूट्रिशन की कमी होती है जिस बच्चे के अंदर, तो इसमें जो यूनिसेफ ने इसके बारे में बोला था कि वास्टिंग के कारण काफी सारे बच्चों की मृत्यु हम लोग को देखने को मिलती है। मृत्यु दर का चाइल्ड की मृत्यु दर का एक बहुत ही मेजर जो कारण है वो चाइल्ड वास्टिंग है। तो ये बिल्कुल क्लियर रखो अच्छे से, ये यूनिसेफ ने कही है, राइट। इसका करेक्ट आंसर इज वास्टिंग। अब आगे हमारा आरबीआई वाला सेक्शन। छठा क्वेश्चन आरबीआई से रिलेटेड है और या फिर जनरल बैंक वगैरह से रिलेटेड है। तो बताइए बैंक के अंदर जो पैसा होता है क्या वो बैंक का एसेट कहलाता है या फिर उसकी लायबिलिटी कहलाती है। दूसरे में पूछा है आरबीआई का हेडक्वार्टर क्या कैलकाटा में था। तीसरे में पूछा गया आरबीआई कब नेशनलाइज हुआ था। अगर आपको पता होगा तो इसका आंसर आपको मिल चुका होगा। तो सभी लोग जानते हैं आरबीआई 1949 में नेशनलाइज किया गया था, ना कि 1951 में। तो थर्ड वन विल बी इनकरेक्ट। सेकंड की बात करें, आरबीआई का हेडक्वार्टर क्या कैलकाटा में था। हाँ, इनिशियली आरबीआई का
हेडक्वार्टर जो था वो कैलकाटा में था। नीचे कमेंट बॉक्स में फटाक से लिखकर बताओ कि एट प्रेजेंट आरबीआई का हेडक्वार्टर कहां पर है। पहले स्टेटमेंट की बात करें, मनी के बैंक के अंदर जो मनी होती है, बैंक के अंदर जो पैसा होता है, क्या वो बैंक का एसेट होता है, क्या वो बैंक की संपत्ति होती है? नहीं, बैंक की वो लायबिलिटी होती है, राइट। यानी कि क्योंकि उसको बैंक को लौटाना रहता है, जिनका पैसा है वो लोग डिपॉजिटर को उसको वापस करना है वो पैसा, तो उसकी लायबिलिटी हुई ना। तो द करेक्ट आंसर विल बी ओनली टू विल बी द करेक्ट आंसर। तो काफी इजी सा क्वेश्चन था ये वाला। सातवां क्वेश्चन आपके सामने आ गया, आरबीआई के क्या 19 रीजनल ऑफिसेज हैं इंडिया के अंदर? 19 रीजनल ऑफिसेज हैं। आरबीआई क्या इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है? तीसरा, आरबीआई क्या इन्फ्लेशन टारगेट रेट सेट करती है? जल्दी से बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसके करेक्ट आंसर 1, 2 एंड 3 नहीं होंगे, क्योंकि आरबीआई जो है उसके 19 रीजनल ऑफिसेज हैं। ये बात भी करेक्ट है, ये दूसरी भी करेक्ट है, तीसरी करेक्ट इसलिए नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट करती है इन्फ्लेशन टारगेट रेट। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा सेट किया जाता है आरबीआई के कंसल्टेशन के साथ, बट सेट करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये वाली क्लियरिटी भी रखो इस प्रकार से, ठीक है। जिनको नहीं पता है उनको, बाकी जिनको पता है उनका करेक्ट हो ही गया होगा 1 एंड 2। अब आठवां क्वेश्चन आपके सामने आया है। मैंने आपको अमेंडमेंट के बारे में भी पढ़ने के लिए कहा था, 2016 के आरबीआई अमेंडमेंट के बारे में। तो इसने क्या मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को एम्पावर किया है, सशक्त बनाया है? हाँ, बिल्कुल सशक्त बनाया है। दूसरा, आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर कितने मेंबर्स होते हैं कुल? क्या 6 मेंबर होते हैं? हाँ, 6 मेंबर होते हैं। इनमें से क्या 3 मेंबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से होते हैं? हाँ, होते हैं। इनमें से 2 मेंबर क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के होते हैं? हाँ, होते हैं। इनका क्या एक चेयरमैन जो होता है वो आरबीआई का होता है? हाँ, होता है, राइट। तो ये सेकंड स्टेटमेंट विल बी करेक्ट। थर्ड, क्या डिसाइडिंग या फिर कास्टिंग वोट जब भी टाई होता है, यानी कि 6 मेंबर की जो बॉडी है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, इनमें अगर किसी मेंबर ने, मैंने 3-3 के वोटिंग चली गई, यानी कि किसी सब्जेक्ट को लेकर, किसी टॉपिक को लेकर दोनों ने ही इक्वल वोटिंग दी, यानी कि टाई हो गया, तो कास्टिंग वोट या फिर डिसाइडिंग वोट किसका होता है? क्या वो फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया का होता है? नहीं, ऑब्वियस ही बात है। इसके मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का चेयरमैन कौन है? आरबीआई, कई हेड हम लोग को देखने को मिल रहा है, गवर्नर आरबीआई का, राइट। तो आरबीआई का जो गवर्नर है उसका कास्टिंग वोट होता है, ना कि फाइनेंस मिनिस्टर का। तो ये वाली क्लियरिटी भी आपको होनी चाहिए थी, और होगी। आई नो कि काफी बेसिक चीज मैंने आपसे यहां पर पूछी थी, और देखो इतना इकोनॉमिक्स में इतना आपसे डिटेल में चीजें नहीं आती हैं, आप लोग को सिर्फ बेसिक जानकारी होनी चाहिए। अगर ये वाले क्वेश्चंस आपके बेसिक तरीके से मैं आप लोग को प्रोवाइड कर रहा हूं, ये करेक्ट हो रहा है, मतलब आपकी प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में चल रही है। द करेक्ट आंसर हियर विल बी 1 एंड 2। 1 एंड 2 विल बी द करेक्ट आंसर। 9th की बात करें तो आरबीआई क्या एक ऑटोनॉमस बॉडी है इंडिया के अंदर? क्या आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट जो होती है, जो आरबीआई पब्लिश करती है, क्या वो हर क्वार्टर में पब्लिश करती है, हर तिमाही पब्लिश करती है, 3 मंथ्स में एक बार? और मिनिमम रिजर्व सिस्टम जो है आरबीआई का, उसके थ्रू क्या इतनी वैल्यू गोल्ड के तौर पर रखी जाती है, और इतनी वैल्यू क्या गवर्नमेंट सिक्योरिटी के तौर पर रखी जाती है? बताओ जल्दी क्या होगा इसका आंसर, फटाक से बताओ जल्दी क्या होगा। आरबीआई एक, जो लोग सोचते हैं कि एक ऑटोनॉमस बॉडी है, तो मैं बता दूं ये ऑटोनॉमस बॉडी नहीं है, क्योंकि एक लॉजिक आप देखो, आरबीआई के, जो मैंने आपसे कहा भी था पढ़ने के लिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो एक्ट हम लोग को 1934 का देखने को मिलता है, उस एक्ट में बकायदा लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कभी भी आरबीआई के जितने भी काम वगैरह जो होते हैं उसको, यानी कि अपने काम से आरबीआई को हटा सकती है, यानी कि उसको रिप्लेस कर सकती है, हटा सकती है। तो इसीलिए आरबीआई एक ऑटोनॉमस बॉडी नहीं है, वो मतलब टेक्निकली वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में हम लोग को देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये वाली चीज भी आप लोग को पता होनी चाहिए कि पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा। कहीं पर भी लिखा हुआ है कि आरबीआई अगर ऑटोनॉमस बॉडी लिखा है तो आप उसको पहले इनकरेक्ट करेंगे, क्योंकि वो ऑटोनॉमस बॉडी नहीं है। लगता है ऐसा ही कि ऑटोनॉमस बॉडी है, बट वो नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में काफी कुछ चीजें हम लोग को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में देखने को मिलती है इस कानून के अंदर, आरबीआई के 1934 एक्ट के अंदर। अब हर क्वार्टर में क्या आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट पब्लिश होती है? नहीं, हर 6 महीने में पब्लिश होती है। तो यह स्टेटमेंट भी जो है वो गलत हो गया। तीसरे की बात करें, मिनिमम रिजर्व सिस्टम के अंदर क्या इतनी वर्थ वैल्यू जो है वो हम लोग को देखने को मिलती है? यस, 200 करोड़ रुपीस हम लोग को यहां पर देखने को मिलते हैं, जिनमें से 115 करोड़ रुपए जो है वो गोल्ड के तौर पर होते हैं, और 85 करोड़ रुपए जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी के तौर पर होता है, ठीक है। तो ये चीज भी आप लोग को पता होनी चाहिए। मिनिमम रिजर्व सिस्टम के तहत जो है वो ये रिजर्व करके रखती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 200 करोड़ रुपए अपने पास। द करेक्ट आंसर विल बी ओनली 3। ओनली 3 विल बी द करेक्ट आंसर। 10वां क्वेश्चन, अब देखो इसका हिंदी ट्रांसलेशन प्रॉपर तरीके से हो नहीं पा रहा था, बट मैं आपको बता देता हूं, इसका आंसर आप दीजिएगा। तो 1 रुपए का नोट जो है और जो दूसरे जो कॉइन्स होते हैं, सिक्के जो होते हैं, क्या वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो छपवाती है,
और उसको माइंट करती है, जो कॉइन माइंट होते हैं ना, तो क्या वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया छपवाती है और माइंट करती है? जल्दी से बताओ। दूसरे स्टेटमेंट में लिखा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 5,000 रुपए तक का एक सिंगल नोट प्रिंट कर सकती है। जैसे आज की रेट में हम लोग देख रहे हैं 2,000 का एक सिंगल नोट है, वैसे ही क्या लिमिट आरबीआई के पास 5,000 रुपए तक की है या फिर अनलिमिट है? तो ये वाली चीज भी आप बताइएगा। इसके अलावा तीसरे की अगर हम लोग बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या एक सिंगल कॉइन, एक सिंगल सिक्का 1,000 रुपए तक का माइंट कर सकती है क्या? यानी कि 1,000 रुपए तक का एक सिंगल सिक्का निकलवा सकती है क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो देखो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, पहला करेक्ट है इसका, क्योंकि 1 रुपए का नोट और दूसरे जितने भी कॉइन्स होते हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू जो है वो हम लोग को देखने को मिलते हैं। ठीक है, तीसरे की बात करें तो कॉइन्स की, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1,000 रुपए तक का एक सिंगल कॉइन निकाल सकती है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की लिमिट हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। और ये लिमिट किसके अंदर आई हुई है? ये इंडियन कॉइनेज एक्ट 2011 के अंदर हम लोग को देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या 5,000 रुपए तक का एक सिंगल नोट प्रिंट कर सकती है, 10,000 रुपए तक का कर सकती है, 5,000 रुपए तक का नहीं। ठीक है, तो ये वाला चीज भी याद रखना, कहीं पे 10,000 लिख लो, और अगर आपने ऑलरेडी लिख चुका होगा तो आपने अच्छे नोट्स बनाए हुए हैं फिर तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी 1 एंड 3। 1 एंड 3 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और ये होगा हमारे 10 क्वेश्चन, और 10 में से आपने जो है वो, और भी मैं चाह रहा था कि इसमें और भी काफी सारे क्वेश्चन आपको ऐड करूं, बट फिर 10 तक की लिमिट मेरी रहती है एट प्रेजेंट। बट फिर भी अगर आपने, क्योंकि जिस हिसाब से मैंने क्वेश्चन बनाए हैं तो वो इंपॉर्टेंट टाइप के ही है थोड़े, यानी कि ये दिखाएंगे अगर आपके जो स्कोर हुआ है, जैसे कि मान के चलो आपका स्कोर अगर ये 10 क्वेश्चन में से अगर आपने 4 से ज्यादा क्वेश्चन सही कर दिए हैं तो आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। ठीक है, 4 से ज्यादा, और 4 से कम किए तो थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करो। अब देखो गाइस, 10 में से आपका कितना स्कोर हुआ है नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखकर बताओ। और यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन 2020 के अंदर आप अपीयर होने वाले हैं, तो आप हमारे 100 डेज के क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। हाईली रिकमेंड करता हूं मैं इस क्रैश कोर्स को, आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अगर आप कर सके तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। इसमें काफी सारी चीजें आप लोग को मिल जाएंगी, कंप्लीट प्रिपरेशन आपकी करवाई जाएगी। और अगर आपको ये हमारी टेस्ट सीरीज अच्छी लगी जो अभी आपने देखी, तो आप इस टेस्ट सीरीज को पहले तो सबसे पहले लाइक कर दो और उसके बाद फिर जरूर शेयर कर दो। ठीक है, अब कल आप अच्छे से तैयारी करके आना। थोड़ी देर के बाद जो है वो मैं टाइम टेबल अभी पब्लिश कर दूंगा हमारे ओनली करंट अफेयर नाम के चैनल पे, तो वहां पर जाकर आप टाइम टेबल ले लीजिए। और अब हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।